साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। आज ही के दिन यानी कि 7 अगस्त 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में ओबीसी को आरक्षण देने की घोषणा की थी। यानी कि बीपी मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उसको लागू करने की घोषणा की थी। हालांकि कोर्ट के पचड़े में मामला फंसा, पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद कोर्ट की तमाम रुकावटों के बाद 1993 में ओबीसी को 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलना शुरू हुआ। ओबीसी की जागरूकता का पैमाना ये है कि आज़ादी यानी कि 1947 से 31 साल उसको लग गए। 1978 में आयोग का गठन किया गया बीपी मंडल साहब की अध्यक्षता में, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उन्होंने 2 साल मेहनत करके पूरे देश भर का दौरा करने के बाद 1980 में अपनी रिपोर्ट तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह साहब को सौंप दी। लेकिन उस समय तक मोरारजी देसाई साहब की सरकार नहीं रह गई थी, कांग्रेस दोबारा से सत्ता में काबिज हो गई थी। 1980 में इस रिपोर्ट के सबमिट करने के बाद 10 साल तक ये रिपोर्ट धूल फांकती रही। 1990 में मंडल कमीशन की महज 2 सिफारिशों को लागू करवाने की घोषणा कर पाए। बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि मंडल कमीशन के तहत 22 प्रमुख सिफारिशें बीपी मंडल साहब ने की थी। उनमें महज 2 सिफारिशें उस समय मानी गई। तो वो कौन सी सिफारिशें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई? पिछड़े वर्ग की जागरूकता का आलम ये देखिए कि आज़ादी के तकरीबन 42 साल बाद 1992-93 में जाकर के उनको सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिल पाता है। और इसके 14 साल बाद यानी कि आज़ादी से 56 साल बाद 2006 में अर्जुन सिंह जब मानव संसाधन विकास मंत्री हुआ करते थे, उस समय उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण देने की घोषणा की गई। जागरूकता के पैमाने में कोई फर्क नहीं आया है। अभी भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति कावड़ धोने में, इसके अलावा धर्म की अफीम खाने में, मंदिर बनवाने में व्यस्त है। उसकी नौकरियां, आरक्षण, प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी लोकसभा राज्यसभा में लगातार संख्या बढ़ने की बजाय घटती चली जा रही है। लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज में मस्त है कि ये सरकार फलाने समुदाय के लोगों को टाइट करके रखती है। तो आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि कौन सी मांग है जो पिछड़े वर्ग को करनी चाहिए, क्योंकि पिछड़े वर्ग के सामने तो तमाम सारी समस्याएं हैं। आप किसी भी समस्या को उठा सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो ये होनी चाहिए कि जातिवार जनगणना कराई जाए। इसलिए क्योंकि अगर ओबीसी को उसके आंकड़ों की यानी कि उसकी जनसंख्या की और उस जनसंख्या में किसके पास कितनी हिस्सेदारी है, जब यही नहीं पता होगा तो आखिर सरकारी योजनाओं में वो अपने प्रतिनिधित्व की मांग कैसे रख सकता है। यही वजह है कि तमाम सरकारें बार बार घोषणा करती रहीं। राजनाथ सिंह भी लगातार कहते रहे, वर्तमान सरकारों में बैठे हुए प्रधानमंत्री से लेकर के अमित शाह भी कहते रहे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि जातिवार जनगणना कराने के साथ ही उसके आंकड़े सार्वजनिक कराए जाएं। आज के दिन लोगों का यह भी जानना बहुत जरूरी है कि वो आखिर वो कौन सी 22 सिफारिशें थीं जिनके आधार पर अगर उनको लागू कर दिया जाता है तो ओबीसी की हिस्सेदारी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। 22 सिफारिशें आपको पढ़ के सुना देता हूं। पहली सिफारिश, खुली प्रतिस्पर्धा में मेरिट के आधार पर चुने गए ओबीसी अभ्यर्थियों को उनके लिए निर्धारित 27% आरक्षित कोटे में समायोजित ना किया जाए। सीधे सीधे इसका उल्लंघन हो रहा है। मतलब इस सिफारिश का यह था कि ओबीसी का कोई व्यक्ति अगर अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करता है तो उसका सिलेक्शन वहीं किया जाए, यानी कि ओबीसी की सीट को उन ओबीसी के लिए रखा जाए जिनका सिलेक्शन जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं हो रहा है। लेकिन हर जगह इसका उल्लंघन किया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण में सभी स्तरों पर प्रमोशन में कोटा भी लागू किया जाए। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा हर श्रेणी के पदों पर रोस्टर व्यवस्था लागू की जाए। सरकार से किसी भी तरीके से वित्तीय सहायता प्राप्त यानी कि सरकार द्वारा अनुदानित किसी भी जो योजनाएं हैं सरकार की, उन योजनाओं में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, यानी कि उन योजनाओं का लाभ देने में उनको आरक्षण मिले। इन सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त वैधानिक प्रावधान सरकार की ओर से किए जाएं, जिसमें मौजूदा अधिनियमों, कानूनों, प्रक्रिया आदि में संशोधन किया जाए। शैक्षणिक व्यवस्था का स्वरूप चरित्र के हिसाब से अभिजात्य है, इसे बदलने की जरूरत है जिससे यह पिछड़े वर्ग की जरूरतों के मुताबिक बन सके। अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में
सुविधा देने के लिए अलग से धन का प्रावधान किया जाए। ज़्यादातर पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर बहुत ज़्यादा है। इसे देखते हुए प्रौढ़ शिक्षा के लिए गहन एवं समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। जहां ओबीसी की घनी आबादी है, पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इन इलाकों में अलग से आवासीय विद्यालय खोलने की ज़रूरत है। ओबीसी विद्यार्थियों के लिए अलग से सरकारी हॉस्टलों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिनमें खाने रहने की मुफ्त सुविधाएं हों। ओबीसी हमारी शैक्षणिक व्यवस्था की बहुत ज़्यादा बर्बादी की दर को वहन नहीं कर सकते। ऐसे में ज़रूरी है कि उनकी शिक्षा बहुत ज़्यादा व्यावसायिक प्रशिक्षण की ओर झुकी हुई हो। कुल मिलाकर सेवाओं में आरक्षण से शिक्षित ओबीसी का एक बहुत छोटा हिस्सा ही नौकरियों में जा सकता है। शेष को व्यावसायिक कौशल की ज़रूरत है, जिसका वह फ़ायदा उठा सकें। आरक्षण से प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को तकनीकी और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में विशेष कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। गाँवों में बर्तन बनाने वाले, तेल निकालने वाले, लोहार, बढ़ई वर्ग के लोगों की उचित संस्थागत वित्तीय व तकनीकी सहायता और व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया कराई जानी चाहिए, जिससे वे अपने दम पर छोटे उद्योगों की स्थापना कर सकें। इसी तरह की सहायता उन ओबीसी अभ्यर्थियों को भी मुहैया कराई जानी चाहिए जिन्होंने विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो। अन्य प्रमुख मांगों में एक बेहद महत्वपूर्ण मांग थी, पिछड़ा वर्ग विकास निगमों की स्थापना की जानी चाहिए। यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर किया जाना चाहिए, जो पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक कदम उठा सकें। कुछ राज्यों में स्थापना तो की गई है, लेकिन क्रियान्वयन क्या है, वहाँ का बजट क्या है, वो जाकर के पूछ लेना चाहिए पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के अध्यक्षों से, क्योंकि वो बेचारे वहाँ रह करके यही कहते रहते हैं कि हमारे पास कोई काम ज़्यादा नहीं है। केंद्र और राज्य स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए एक अलग मंत्रालय या विभाग बनाया जाना चाहिए जो उनके हितों की रक्षा का काम कर सके। पूरी योजना को 20 साल के लिए लागू किया जाना चाहिए। इसके बाद इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। समीक्षा का मतलब ये नहीं था कि कौन ज़्यादा हो गया, कौन कम हो गया। समीक्षा का ये मतलब था कि ओबीसी का आरक्षण लागू करने के लिए जो क्रियान्वयन हुआ था उसको किस तौर पर लागू किया जा सका। आप सोच लीजिए कि आज़ादी के तकरीबन 70 साल होने के बाद भी ओबीसी आज इस स्थिति में नहीं है। पहली बात तो उसको अपने मुद्दों की ही जानकारी नहीं है, तो वो पिछड़े वर्ग के लिए मंत्रालय बनाने की मांग से लेकर के क्रीमी लेयर में जो गलत ढंग से संशोधन की व्यवस्था की जा रही है उसके लिए लड़ाई क्या लड़ेगा। तमाम सारे ऐसे वर्ग और ऐसी पार्टियां जो पिछड़े वर्ग के हितैषी और सामाजिक न्याय के पैरोकार होने की बात करती हैं, वो अमूमन इन सारे मुद्दों से या तो अनभिज्ञ हैं या इन सारे मुद्दों पर मुंह नहीं खोलना चाहते, क्योंकि वो इस गलत फहमी में हैं कि अभी भी वो ज़्यादातर सवर्णों के वोट बैंक से सत्ता में आते हैं। वंचित वर्ग के चुनिंदा महापुरुषों और नेताओं के संघर्ष से ओबीसी 70 साल बाद कहाँ खड़ा है, इसकी एक तस्वीर आपके सामने रखता हूँ। वर्तमान में लोकसभा में 543 सांसद हैं। इसमें एससी के 86 यानी कि 15.8% सांसद हैं। एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के 52 यानी कि 9.5% सांसद हैं। मुस्लिम के 27 यानी कि 4.97% सांसद हैं। सिख 13 यानी कि 2.39% सांसद हैं। जबकि ओबीसी के 120 यानी कि 22.09% सांसद हैं। ये स्थिति तब है जब पिछड़े वर्ग की 3,743 जातियां हैं मंडल कमीशन के हिसाब से, और वो सवर्ण वर्ग जिसमें 3-4 जातियां ही प्रभावी हैं। हालांकि सारी जातियों को मिला लिया जाए तो 7-8 जातियां उस सवर्ण वर्ग में आती हैं। उस सवर्ण वर्ग के पास 43% यानी कि 232 सांसद उसके चुन करके संसद में आते हैं। ये है पिछड़े और वंचित वर्ग की जागरूकता का आलम। हालांकि ये भी बात सच्चाई है कि अगर एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण ना मिला होता विधायिका में, तो उनके सांसदों की और विधायकों की संख्या निश्चित तौर पर कम होती। इसी वजह से 21 जून 2018 को विधायिका में ओबीसी को 50% आरक्षण मिले, इस तरह की मांग करते हुए संसद में एक विधेयक लाया गया था। आप लोगों के लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हम में से तमाम सारे लोग केवल अपने जाति के नेताओं की तरफ और चुनिंदा पार्टियों की तरफ आशा भरी नज़रों से निहारते हैं, जबकि उनके पूरे जीवन काल का इतिहास उठा करके देख लीजिए तो इक्का दुक्का मामलों को छोड़ करके ऐसे लोगों ने कभी सामाजिक न्याय को लेकर के कोई भी महत्वपूर्ण लड़ाई या संघर्ष किया ही नहीं है।
सोचने की बात यह है कि इस विधेयक को लेकर के कौन आया था? वाईएसआर कांग्रेस के सांसद विजय साई रेड्डी। इनका समर्थन करने वाले सांसदों के नाम भी सुन लीजिए, आपके दिमाग के जाले साफ हो जाएंगे। द्रमुक सांसद टीके इलनगोवन, कांग्रेस सांसद एल हनुमंता और राज्यसभा से कांग्रेस की ही सांसद छाया वर्मा, समाजवादी पार्टी के सांसद विशंबर प्रसाद निषाद, अन्ना द्रमुक के सांसद एन गोकुल कृष्णन, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ठाकुर समाज से आते हैं। आम आदमी पार्टी को आप अमूमन आरक्षण विरोधी मानते हैं, लेकिन संजय सिंह ने समर्थन किया था। बीजेपी के सांसद राम कुमार वर्मा, ये राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से राजस्थान से। अमर शंकर सांवले, ये भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और आरजेडी के ब्राह्मण सांसद मनोज झा, जो राज्यसभा में सांसद हैं। इन तमाम सारे लोगों ने समर्थन किया था। सवाल ये उठता है कि 2018 में संसद में अनुप्रिया पटेल भी थीं, उनका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? अखिलेश यादव का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? तेजस्वी यादव संसद में नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं। 2018 में ये मांग उठने के बाद 2019 में भी ये लगातार उठती रही। अखिलेश यादव संसद में पहुंच चुके थे, उनके एक सांसद विशंबर प्रसाद का नाम इस लिस्ट में है, लेकिन प्रोफेसर रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव का नाम इस लिस्ट में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि तमाम सारे लोगों को अपने दिमाग के जाले साफ करने के बाद इस बात से ऊपर उठना चाहिए कि हम केवल कुछ चुनिंदा पार्टियों या अपनी जाति के नेताओं को ही सामाजिक न्याय का अगुवा मानेंगे। अगर ऐसा होता तो आज ओबीसी इस स्थिति में पड़ा कराह नहीं रहा होता। इसके अलावा अब जो आंकड़े आपको बताना जा रहा हूं, वो आंकड़े तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि संसद में ये सवाल किसने पूछा था। 10 जुलाई 2019 को तृणमूल कांग्रेस के सांसद दिव्येंदु अधिकारी ने यह सवाल पूछा था जितेंद्र कुमार से, जो डीओपीटी के राज्य मंत्री हैं, कि ओबीसी की, एससी की स्थिति बताइए कि आखिर नौकरियों में हैं कितने। उनके सवाल का जवाब देते हुए संसद में जितेंद्र कुमार जी ने ये रिपोर्ट रखी थी। इसका मतलब आंकड़े सही होंगे। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में 89 सचिव यानी कि सेक्रेटरी के पद पर आईएएस काम करते हैं। उन 89 सचिवों में 1 एससी, 3 एसटी, 1 भी ओबीसी नहीं। एडिशनल सेक्रेटरी के 93 पदों में 6 एससी, 5 एसटी, 1 भी ओबीसी नहीं, 0। ज्वाइंट सेक्रेटरी के 275 पदों में 13 एससी, 9 एसटी, 19 ओबीसी। इसी तरीके से डायरेक्टर के 288 पदों में से 31 एससी, 12 एसटी, 40 ओबीसी। डिप्टी सेक्रेटरी के 79 पदों में से 7 एससी, 3 एसटी, 21 ओबीसी। अंडर सेक्रेटरी के 2 पदों में से 0 एससी, 0 एसटी, 0 ओबीसी। ये है हकीकत आज़ादी के 70 साल के बाद भी ओबीसी और एससी लोगों की। एससी को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिला, तो अपनी आबादी के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक स्थिति में नौकरियों में पहुँचे। लेकिन ये ओबीसी वर्ग चूँकि अपने अधिकारों को लेकर के कभी इतना सचेत नहीं रहा, जिसकी वजह से संख्या ज़्यादा होने की वजह से ओबीसी में हजारों की संख्या में जाति शामिल होने के बाद भी उसको अपेक्षित प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। इसका असली गुनहगार और जिम्मेदार वो खुद है। उसी तरीके से ग्रुप ए की नौकरियों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व है 13.01, जबकि सवर्ण है 67% ग्रुप बी की नौकरियों में, ये सेंट्रल की सर्विसेज में बता रहा हूं मैं, ग्रुप बी की नौकरियों में ओबीसी हिस्सेदारी है 14.78%, जबकि सवर्णों की हिस्सेदारी है 61%। सी की नौकरियों में 22.65%, चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 14.46%। यानी कि ओबीसी का आरक्षण जो 27% उसको मिला हुआ है, उससे भी कम 21.57% ओबीसी वर्ग के लोग ही केंद्रीय संस्थानों में नौकरी में आ पाए हैं। ये स्थिति इसलिए है कि पिछड़ा वर्ग अपने मुद्दों के लिए सचेत ही नहीं है। जनवरी 2018 में यूजीसी की तरफ से एक सूची जारी की गई थी। उसमें बताया था कि उस समय पूरे देश में 496 कुलपति थे। उनमें से 6 कुलपति एससी, 1.2% एससी कुलपति, 1.2% एसटी कुलपति 6 और 36 ओबीसी, यानी कि केवल 7.23% कुलपति
ओबीसी से आते थे। सवर्ण कुलपतियों की संख्या थी 90.33%। और कितने आंकड़े बताऊं, किसी भी तरफ आप निगाह उठा करके देखेंगे तो देखेंगे कि ओबीसी के साथ हर समय भेदभाव चल रहा है। ओबीसी की जागरूकता का आलम आप क्रीमी लेयर से समझ सकते हैं। क्रीमी लेयर में छेड़छाड़ की जो सिफारिशें शर्मा कमेटी ने की हैं, उससे सीधे तौर पर ओबीसी को इसलिए नुकसान उठाना पड़ सकता है कि अगर उसमें सैलरी और कृषि आय जोड़ दी गई तो भले ही उसकी सीमा 12 लाख या 15 लाख भी कर दी जाए, तो उसमें सेंट्रल की नौकरियों में चपरासी के बच्चे भी क्रीमी लेयर की वजह से बाहर होने लगेंगे। तो फिर इस आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा? जो वास्तव में लड़ने वाला वर्ग है पिछड़ों के हक और अधिकारों के लिए, उसी को जब इस लड़ाई से बाहर कर दिया जाएगा तो आपके मुद्दों के लिए लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, बहस करने के लिए आपकी बात वैसे ही कोई संसद में उठाने वाला नहीं है, वैसे ही कोई आपकी बात को न्यायपालिका में कहने वाला नहीं है। उसके बाद क्या संख्या बचेगी ये आप ही सोच सकते हैं। तमाम सारे लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं कहते हैं कि क्रीमी लेयर निश्चित तौर पर लागू होना चाहिए, उससे जो गरीब समाज के लोग हैं ओबीसी में उनको नुकसान होता है। महानुभाव, एक शब्द है नॉट फाउंड सुटेबल। अगर आप क्रीमी लेयर को खत्म भी करवा लेंगे तो वो ज्यादातर कैंडिडेट्स के साथ खिलवाड़ ये करेंगे कि कहेंगे कि हमें ओबीसी का कोई भी अभ्यर्थी इस लायक मिला ही नहीं कि उसका चयन कर लेना चाहिए। इस आधार पर नॉन फाउंड सुटेबल करके आपको बाहर कर दिया जाएगा। चुनिंदा लोग इस समय आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हैं, इसलिए दिमाग के जाले साफ करते हुए कम से कम इस क्रीमी लेयर को हटवाने, या अगर ज़्यादा नैतिकतावादी हैं तो उसको ना हटवाने के बाद भी ये मांग की जाए कि उसमें सैलरी और कृषि से जो इनकम हुई है उसको ना जोड़ा जाए। कुल मिलाकर के जो लोग मंडल दिवस, ओबीसी अधिकार दिवस, सामाजिक न्याय दिवस किसी भी रूप में अगर आज के दिन को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, बीपी सिंह साहब और बीपी मंडल साहब को धन्यवाद और बधाई दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो कम से कम अपनी मांगों में शुमार करिए। जातिवार जनगणना सबसे इंपॉर्टेंट मामला है। क्रीमी लेयर का दूसरा महत्वपूर्ण मामला है निजी क्षेत्र में आरक्षण, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन करके ज़्यादातर संस्थानों को निजी हाथों में बेच दिया जा रहा है। सरकार कहेगी कि नौकरी तो हम निकाल नहीं रहे हैं तो हम रिजर्वेशन कैसे दे सकते हैं। यह आरक्षण को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका इन धूर्त सवर्णों ने ढूंढ करके निकाला है। इसलिए हमें निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करनी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए संघर्ष करना है, लड़ाई लड़नी है, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जो सरकार की तरफ से दी जाती है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट यही पिछड़ा और दलित वर्ग का तबका होता है, क्योंकि इसी के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि बड़े बड़े अस्पतालों में अपने बच्चों को दिखवा सके, बहुत महंगे स्कूलों में अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सके। एक और महत्वपूर्ण मांग कि लेटरल एंट्री, यानी कि चोर दरवाजे से जो लोगों को आईएएस, ज्वाइंट सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी के पदों पर बैठालने की व्यवस्था की गई है, वो एक बार हो गई। आप लोग सोते रहे, पत्थर मार करके, पत्थर उछाल करके आपके घर पर कोशिश की गई थी ये जानने की कि आप सो रहे हैं कि जग रहे हैं, लेकिन आप सो रहे थे, उसको लागू कर दिया गया। लेकिन अब तो विरोध दर्ज कराइए ताकि आगे लागू ना हो पाए, वरना अभी तो जाति के आधार पर आप लिस्टिंग कर ले रहे हो, आगे आपके पास जाति के आधार पर लिस्ट बनाने को भी कोई नहीं रह जाएगा, क्योंकि सरकार गुणवत्ता के नाम पर निजी क्षेत्र से अपने जैसी मानसिकता के आधार पर लोगों को सीधे सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के पदों पर बैठा लेंगे। देखते रहिए संजनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है